जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है और एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित हैं आपके सामने। जीके जीएस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें जीके जीएस पूछा जाना है तो बिल्कुल ये क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही बेहतरीन हैं। सारे प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी परीक्षा में। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। प्रैक्टिस करनी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का निम्नलिखित में से किस एक में उल्लेख है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किस में बेटा बताइए। कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में, जूनागढ़ शैल शिलालेख में, मेहरौली लौह स्तंभ में, या फिर बेटा हाथी गुफा धर्मादेश में। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख बेटा मिलता है इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में, है ना, इसमें मिलता है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख। और समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियों का उल्लेख जो इलाहाबाद स्तंभ लेख में है ना, इसी को बेटा कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, है ना। इसका ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति इसी को कहते हैं बेटा। और इसकी रचना की थी बेटा इनके दरबार के, स्कंदगुप्त के दरबार में एक कवि थे हरिसिंह, इनके द्वारा इसकी रचना की गई। और इसकी भाषा पूछी जाती है बेटा, किस भाषा में? तो ध्यान रखिएगा, इस भाषा में क्या, कौन सी भाषा है ये? संस्कृत, है ना। संस्कृत भाषा में इसकी रचना की। बाकी जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ कहाँ है बेटा? ये है गुजरात में। ये किस शासक से संबंधित शिलालेख है बताइए? ये है रुद्रदामन से बेटा। किससे? रुद्रदामन। इसका भी ध्यान रखिएगा, जो जूनागढ़ अभिलेख है। मेहरौली, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। मेहरौली ये कहाँ पे है? ये है दिल्ली में, है ना, दिल्ली में। और ये किस शासक से संबंधित है? गुप्त वंश का शासक था बेटा एक, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये है चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड। इससे संबंधित शिलालेख है ये तुम्हारा, ये मेहरौली वाला। हाथी गुफा वाला ये कहाँ पे है? हाथी गुफा ये है उड़ीसा में, ये है बेटा उड़ीसा में। और यहाँ के कौन शासक से संबंधित है ये हाथी गुफा अभिलेख? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको शासक का नाम है खारवेल बेटा। कौन सा शासक है ये? खारवेल। ये ध्यान रखिएगा, चारों महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है बेटा? अंकोर वाट क्या है ये? अंकोर वाट है ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और ये बेटा विष्णु भगवान का मंदिर है। ये कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु भगवान को, है ना, विष्णु भगवान का मंदिर है ना। और इसकी स्थापना बेटा हुई थी 1125 ईस्वी में, है ना, 1125 ईस्वी में। और ये कहाँ पर है बेटा? ये है कंबोडिया में, है ना, कंबोडिया में हुई थी इसकी स्थापना। इसके लिए एक प्रश्न और पूछा जाता है, कौन से शासक ने इसकी स्थापना की थी? तो सूर्यवर्मा। कौन सा शासक था? सूर्यवर्मा सेकंड, है ना। ये कंबोडिया का शासक था बेटा, सूर्यवर्मा सेकंड। इसने इसकी स्थापना की थी। विष्णु भगवान का मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे कह रहा है बहमन राज्य स्थापित हुआ था। जो बहमनी राज्य है बेटा, ये कब स्थापित हुआ था ये बताना है। तो जो बहमनी राज्य है बेटा, इसकी स्थापना किस शताब्दी में हुई थी ये बतानी है। इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में बेटा बहमनी राज्य की। किसने की थी इसकी स्थापना? तो याद रखना, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जफर खां। इसकी स्थापना किसने की थी? जफर खां। इसको हसन गंगू के नाम से जानते थे, हसन गंगू भी इसी को कहते थे। इसी ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बहमनी कहाँ है? अभी वर्तमान में कर्नाटक में। इसने एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो हसन गंगू है ये किस नाम से गद्दी पर बैठा था? तो इसका नाम याद रखना, इसका नाम था हसन बहमन शाह।
हसन बहमन शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखना। 1347 ईस्वी मतलब शताब्दी कौन सी होगी? 14वीं शताब्दी ईसा में। देखिए ध्यान रखिए, होता क्या है, जैसे 13 शताब्दी कंप्लीट हो गई, यानी कि 1300 के बाद 1301 से लेके 1400 तक ये 14वीं शताब्दी बोलेंगे इसको बेटा, है ना। और जब 1400 कंप्लीट हो जाएगा तो 14वीं शताब्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो 1400 से 1500 के बीच में उसको 15वीं शताब्दी बोलेंगे। तो इसका सही जवाब क्या है? 14वीं शताब्दी, है ना, 14वीं शताब्दी। चलो अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस सुख गुरु ने गुरुमुखी आरंभ की थी? गुरुमुखी क्या है बेटा? ये गुरुमुखी क्या है? ये एक लिपि है। क्या है बेटा? एक लिपि है। आपने देखा होगा पंजाबी भाषा लिखी देखी होगी, तो वो एक अलग ही लिपि में लिखी जाती थी। उसी लिपि का नाम है गुरुमुखी लिपि। अलग लिपि में लिखी जाती है जो, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है बेटा। तो इसका आरंभ किसने किया था? गुरु नानक ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने, या गुरु अंगद ने? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हमारा गुरु अंगद। गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। बाकी गुरु नानक ये सिक्कों के पहले गुरु थे, है ना बेटा, पहले गुरु थे ये, ठीक है। गुरु अमरदास की बात करें तो इन्होंने एक पद्धति दी थी बेटा, विवाह की पद्धति थी जो सिक्कों की, जो सिक्कों के विवाह को हिंदुओं के विवाहों से अलग करती है। वो पद्धति का नाम है लावन पद्धति, है ना, लावन पद्धति। ये क्या है? लावन पद्धति बेटा, ये विवाह की पद्धति है, सिक्कों के विवाह की पद्धति है, ठीक है। बाकी रामदास के बारे में एक प्रश्न पूछते हैं, कौन से शासक ने रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी? या अकबर ने किस शासक को, किस गुरु को 500 बीघा जमीन दी थी? तो इन्हें रामदास को बेटा अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी बेटा, है ना, जमीन। अच्छा, इस 500 बीघा जमीन में इन्होंने एक नगर बसाया था जिसका नाम था रामदासपुर, है ना, रामदासपुर। यही आगे चल के नगर किस नाम से जाना गया? अमृतसर के नाम से, अमृतसर। यही नगर का नाम आगे चल के अमृतसर होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था बेटा, है ना, यानी कि 3 लोग थे, एक इनमें से नहीं था। पैट्रिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टेफर्ड क्रिप्स, या A.B. अलेक्जेंडर। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन साइमन। जॉन साइमन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे बेटा, है ना, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। बाकी पैट्रिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। इनके बारे में पूछता है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस। बाकी ये दोनों कौन थे? ये दोनों सदस्य थे बेटा, है ना, ये दोनों सदस्य थे। बात अगर कैबिनेट मिशन की करें तो ये भारत में कब आया था? 24 मार्च 1946 में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। कौन इसका सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टैटिक जीके का, ऐसे ही परीक्षा में पूछा जाता है और ये कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान बेटा दिल्ली में है, आनंद में है, या फिर अहमदाबाद में है, या फिर मैसूर में है? तो बेटा इसका सही जवाब क्या होगा? मैसूर। ये मैसूर में है और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी बेटा, है ना। और मैसूर कहाँ है? ये है कर्नाटक में। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से उस इस्पात संयंत्र का नाम बताना है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुई थी बेटा, यानी कि 3 की हुई, 1 की नहीं हुई। बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर या राउरकेला? तो बेटा इन चारों में से जो बोकारो है, बोकारो इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी तीसरी में, है ना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1964 ईस्वी में, ठीक है। इसमें एक चीज और पूछी जाती है, किसकी सहायता से बना था? तो बेटा रूस की सहायता से, रूस की सहायता से, रूस की सहायता से इसको स्थापित किया गया था, बोकारो इस्पात संयंत्र को। और ये कहाँ पर है? ये बहुत पूछा जाता है। तो बेटा ये है झारखंड में, है ना, झारखंड,
इसका भी ध्यान रखिएगा, ये झारखंड में। बाकी भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, इनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, है ना। भिलाई किसकी सहायता से बना था? ये भी रूस की सहायता से बना था। और भिलाई कहाँ पे है बेटा? ये है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ये महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, पूछा जाएगा भिलाई किसकी सहायता से बना, कहाँ पे स्थापित किया गया, या इन सब में से किसी का भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर किसकी सहायता से बना था? दुर्गापुर बना था बेटा ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पे है बेटा? ये है पश्चिम बंगाल में, ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बाकी राउरकेला ये किसकी सहायता से बना था? ये बना था जर्मनी की सहायता से, है ना, जर्मनी की सहायता से। और ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में। सारे फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिएगा बेटा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? सूत का, ऊन का, कृत्रिम रेशे का या पटसन का? तो बेटा वस्त्र निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाली चीज़ क्या है बेटा? बताओ किसका प्रचुर मात्रा में उपयोग होता है? इसका सही जवाब है सूत। सूत क्या होता है? सूत होता है रेशा, जैसे कपास से हम लोग रेशा बनाते हैं, उसी को सूत बोलते हैं। रेशे से ही वस्त्र का निर्माण होता है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में कौन सी चीज़ लाई जाती है बेटा? सूत लाया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? बेटा जलयान निर्माण केंद्र यानी कि जहां पानी वाले जहाज बनाए जाते हैं, इसकी बात कर रहा है। तो भारत में 5 जगह, कितने जलयान निर्माण केंद्र हैं? 5। कौन कौन से हैं? पांचों के नाम लिख लो। यहाँ एक पूछा है, कोई भी पूछ सकता है इनमें से। एक तो है मुंबई, मुंबई बेटा, और एक है मर्मगांव, मर्मगांव, है ना, मुंबई, मर्मगांव और कोचीन, है ना, 3 ये है। और ये है पश्चिमी तट पे, पूर्वी तट पे है आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, है ना, पत्तनम, विशाखापट्टनम। और एक है कोलकाता बेटा, कोलकाता, कोलकाता, है ना। ये 5 जगह बेटा जलयान निर्माण का केंद्र है। ये 5 जगह जलयान का निर्माण होता है, ठीक है बेटा। तो इनमें से कौन सा है हमारा सही आसपास? ऑप्शन ए कोचीन। एक चीज़ और बहुत पूछी जाती है, ये तो जलयान निर्माण केंद्र है, आप बताइए जहाज़ों को तोड़ने का, यानी कि जलयान तोड़ने का केंद्र, तोड़ने का केंद्र बहुत पूछा जाता है। तो बेटा जहाज तोड़ने का केंद्र कहाँ है? तोड़ने का केंद्र है बेटा गुजरात में। गुजरात में कौन सी जगह है? गुजरात में है बेटा, जगह है अलंग, अलंग। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि अलंग में सिर्फ भारतीय जहाज नहीं, विदेशों से भी जहाज आते हैं तोड़ने के लिए। यहाँ भेजा जाता है कि भाई हमारे जहाज को तोड़ दो, है ना। अलंग में है ये जलयान को तोड़ने का केंद्र, ठीक है बेटा। बाकी अगर हम बात करें पारादीप की, तो पारादीप कहाँ है बेटा? ये है उड़ीसा में, ये है उड़ीसा में। एक बंदरगाह है उड़ीसा का। कांडला ये गुजरात में है, गुजरात का बंदरगाह है। तूतीकोरिन ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में, है ना। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये बंदरगाह है, बहुत पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। सभी प्रकार के जलवायु कटबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बताइए सभी प्रकार के जलवायु कटबंध किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या एशिया महाद्वीप में? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? इसका सही जवाब है बेटा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में। अच्छा, जलवायु कटबंध होते कितने हैं? ये 3 होते हैं, 3 जलवायु कटबंध हैं। कौन कौन से 3 हैं? पहला बेटा, पहला देखिए, पहला है शीत कटिबंध, है ना, शीत कटिबंध है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, है ना। और तीसरा कौन सा है बेटा? उष्ण कटिबंध, है ना। ये तीनों कटिबंध एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं क्योंकि एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक है ना। तो जो शीत कटिबंध है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जो उत्तरी ध्रुव पे, रूस का साइबेरियाई क्षेत्र है वहाँ पे, है ना। बाकी
शीतोष्ण कटिबंध, ये कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। बाकी उष्ण कटिबंध तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना। इसका सही जवाब क्या होगा? एशिया महाद्वीप। एक चीज और पूछते हैं, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो चारों मतलब गोलार्ध में स्थित है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ नहीं दिया है पर आप ध्यान रखिएगा, एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में स्थित है। और ये पूछते हैं कि तीनों कटिबंध किस महाद्वीप में है? तो एशिया इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन ने केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया? मतलब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जो केंद्र में मंत्रियों की संख्या होती है वो लोकसभा की संख्या से 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वो संविधान संशोधन बेटा 90वां था, 91वां था या 92वां था? तो इसका सही जवाब है बेटा 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। 2003 में इस संविधान संशोधन में कहा गया था कि लोकसभा में जितनी सीटें हैं, जैसे मान के चलो लोकसभा में 550 सीटें हैं बेटा, तो 550 का 15% है ना, 15% निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा? 83। यानी कि केंद्र में जो मंत्री बनेंगे या केंद्रीय मंत्री परिषद में जो सदस्य होंगे, जो जितने मंत्री होंगे वो 83 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये कहता है 91वां संविधान संशोधन। ध्यान देना। आगे चलते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? मतलब ये कह रहा है कि कौन सा राज्य ऐसा था जो भारत के संघ के साथ में बलपूर्वक मिलाया गया था? बताइए किसको बलपूर्वक मिलाया था? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर? तो बेटा 3 राज्य ऐसे थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 3 ऐसी प्रांतें थी। हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्रांत थे, मिलकर एक संघ बना भारत संघ, लेकिन 3 ऐसे थे। एक तो हैदराबाद, दूसरा बेटा जम्मू कश्मीर, तीसरा था जूनागढ़। जूनागढ़ है ना, जूनागढ़। ये 3 ऐसे थे जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र देश बनेंगे, है ना। तो इनको एक जैसे हैदराबाद है, इसको बलपूर्वक मिलाया गया था, मतलब सैन्य कार्रवाई के द्वारा। किसको मिलाया गया था? हैदराबाद को। और इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन पोलो। वहाँ उस टाइम अब हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके द्वारा ऑपरेशन पोलो करके इसको सैन्य कार्रवाई द्वारा मतलब बलपूर्वक हैदराबाद को मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को किस तरीके से मिलाया था बेटा? तो इनको मिलाया था विलय पत्र पर साइन करके, है ना, विलय पत्र के माध्यम से। कैसे? इस समय यहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह, है ना। राजा हरि सिंह ने भारत में शामिल होने के लिए एक विलय पत्र पर साइन किए थे, ठीक है, विलय पत्र पर साइन करवाए थे इनसे, तब जम्मू कश्मीर को मिलाया गया। बाकी जूनागढ़ में क्या था? जूनागढ़ का जो शासक था वो स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहा था, लेकिन यहाँ की जनता, अधिकतर जनता भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी बेटा। तो यहाँ पर कराया गया था जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ को बेटा भारतीय संघ में मिलाया गया। इन तीनों का ध्यान रखना। किसी को भी पूछ सकता है, किससे पूछ सकता है? जैसे इसका पूछा है बलपूर्वक मिलाया गया, पूछा जाएगा किसको विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया या किसको जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया गया। ये तीनों प्रश्न बनते हैं बेटा, ध्यान देना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? बताइए कौन सा मूल अधिकार नहीं है इनमें से? समानता का अधिकार, ये तो बेटा मूल अधिकार है और इसका अनुच्छेद भी है, अनुच्छेद है 14 से 18 के बीच में बेटा, ठीक है। विरोध का अधिकार, विरोध का ऐसा तो कोई अधिकार है नहीं संविधान में 6 अधिकारों में से। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी है बेटा, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये है अनुच्छेद 23 और 24 में, है ना। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बेटा अनुच्छेद कौन सा है? 25 से 28 के बीच में, ठीक है। बाकी जो विरोध का अधिकार है ये संविधान में नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब क्या है? 6 मूल अधिकारों में नहीं है, तो विरोध का अधिकार। आगे चलते हैं।
कह रहा है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कौन करता है बताइए? विद्युत मोटर, विद्युत इस्त्री, या सीसा संचालक, या विद्युत जनित्र। तो इसका सही जवाब है बेटा विद्युत जनित्र। ये क्या करता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा है ना, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। और बाकी विद्युत मोटर की बात करें तो ये क्या करता है? विद्युत मोटर करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक इसका उल्टा काम, ध्यान रखेंगे, जो विद्युत जनित्र है इसका उल्टा काम कौन करता है? विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्यान देना। विद्युत इस्त्री ये क्या करता है? जो हमारी प्रेस होती है, कपड़े पे प्रेस करते हैं हम, तो वो क्या करती है? ये करती है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, जब वो गर्म होती है हम उससे कपड़ा करते हैं तो उसमें ऊष्मा ही तो होती है। तो इसका काम है कि ये विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। बताना है कीट भक्षी पौधे जैसी मृदा में, किस मृदा में उगते हैं, उसमें एक पोषक तत्व होता है जिसकी कमी होती है। वो क्या है इनमें से बताइए? किसकी कमी होती है? मैग्नीशियम की, या कैल्शियम की, नाइट्रोजन की, या जल की? तो कीट भक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उस मिट्टी में बेटा नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन की कमी। इसी नाइट्रोजन की कमी को बेटा दूर करने के लिए जो कीट भक्षी पौधे हैं वो कीटों का भक्षण करते हैं और उनके शरीर से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ध्यान देना, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही कीट भक्षी पौधे। अच्छा, आप एक बात बताइए कि जो भारत में कीट भक्षी पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ये बताइए आप। तो बेटा बता दें, भारत में कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, नैनीताल में, है ना, और दार्जिलिंग में। 3 जगह, नैनीताल, जम्मू कश्मीर और दार्जिलिंग, इन 3 जगह कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं बेटा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? बताइए, राज्य विश्वविद्यालय बताना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? राज्य विश्वविद्यालय, है ना, राज्य विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ये राज्य विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 2005 में हुई थी बेटा, है ना, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। बाकी जो काशी विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, ये राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ध्यान देना, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इनको नोट कर लेना। आगे चलते हैं। वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ लगता है बेटा? बताइए। आपको पता है राजस्थान में लगता है, लेकिन देखो ऑप्शन देखो जरा। राजस्थान के अजमेर में लगता है, जयपुर में लगता है, अलवर में लगता है, या जोधपुर में लगता है? बताइए कहाँ लगता है? तो जो पुष्कर मेला लगता है बेटा, ये लगता है राजस्थान के अजमेर में। कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये सबसे बड़ा ऊंट मेला है ना, ऊंट मेला। यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है पुष्कर में, है ना, ब्रह्मा जी की मूर्ति भी है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, और ये पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हड़प्पा का स्थल किस नदी के किनारे? हड़प्पा स्थल बताइए किस नदी के किनारे है? सरस्वती, सिंध, ब्यास या रावी? तो बेटा हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे भी एक प्रसिद्ध हड़प्पा का स्थल है, बताइए उसका नाम बताइए। सिंधु नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे है बेटा मोहनजोदड़ो, ये है सिंध नदी के किनारे। बाकी हड़प्पा के 2-3 और स्थल लिख लीजिए आप। एक तो है लोथल, है ना, लोथल है। और कौन सा है? लोथल के अलावा एक है आपका कालीबंगा, है ना, ये है। और बताइए एक है रोपण है, ये बहुत पूछे जाते हैं। रोपण, इनकी नदियाँ पूछी जाती है। ये किस नदी के किनारे हैं? तो लोथल किस नदी के किनारे है बेटा? ये है भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी, ध्यान देना। कालीबंगा ये किस नदी के किनारे? ये है
घग्गर, है ना, घग्गर नदी के किनारे बेटा पूछे जाते हैं ये प्रश्न। रोपण किस नदी के किनारे है? तो सतलज, सतलज नदी के किनारे। ठीक है, ध्यान देना ये भी। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन सा शासक था? बताइए गुलाम वंश का कौन सा है इनमें से, बताओ। खिज्र खां, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन या फिरोज शाह? तो खिज्र खां की बात करें तो बेटा ये तो सैयद वंश का था, है ना, सैयद वंश का संस्थापक था। इल्तुतमिश, हाँ ये गुलाम वंश का है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश किस वंश का है? गुलाम वंश का। अलाउद्दीन ये तो खिलजी के वंश का था, है ना, खिलजी वंश का। और बाकी जो फिरोज शाह ये किस वंश का था? तुगलक, है ना, ये तुगलक वंश का था। ठीक है, तो गुलाम वंश का कौन है? इल्तुतमिश। आगे चलते हैं। बापू माई मदर शीर्षक संस्करण किसके द्वारा लिखा गया? बताइए किसने लिखा ये बापू माई मदर? बताइए किसने लिखा? BR नंदा ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, महादेव देसाई ने या मनुवेन ने? मनुवेन गांधी, इनका पूरा नाम क्या था बेटा? मनुवेन गांधी। तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? मनुवेन गांधी, इसका यही सही जवाब है। ठीक है, मनुवेन गांधी ने बापू माई मदर नामक शीर्षक लिखा था, संस्करण। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है? बताना है बेटा, सीमेंट के उद्योग में किसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है बड़ी मात्रा में? जिप्सम का होता है, चूना पत्थर का होता है, या कोयले का होता है, या मिट्टी का होता है? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा मात्रा में चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। बात अगर सीमेंट की हो तो बताइए सबसे पहले विश्व में सीमेंट का आविष्कार कहाँ हुआ था? सीमेंट का आविष्कार अपने आप में एक महत्वपूर्ण आविष्कार है बेटा। इससे पहले दीवारें मिट्टी की बनती थी, मिट्टी से चुनाई होती थी दीवारों की। फिर थोड़ा और विकास हुआ तो चूने से मिट्टी की दीवारें बनने लगी थी, मिट्टी की जगह चूने का प्रयोग करने लगे थे। फिर इसके बाद विकास हुआ सीमेंट का, है ना, सीमेंट का विकास हुआ। तो सीमेंट का विकास ही अपने आप में बहुत बड़ा विकास है ना। अब सीमेंट का प्रयोग करते हैं दीवारों में। तो बताइए सीमेंट का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? तो सीमेंट का विकास हुआ था बेटा सबसे पहले 1824 में इंग्लैंड में। कहाँ पे बेटा? इंग्लैंड में सबसे पहले। और भारत में अगर पूछा जाए भारत में सीमेंट कब बना, मतलब सबसे पहले, तो भारत की बात करें तो भारत में सीमेंट का पहला कारखाना, है ना, पहला कारखाना कब लगा बेटा? 1904 में। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में किस जगह? तो गुजरात का एक स्थान है पोरबंदर। पोरबंदर नामक स्थान पर सबसे पहले सीमेंट का कारखाना लगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? तो बेटा कोल बांध बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्णा नदी पर, सतलज नदी पर, गोदावरी पर या नर्मदा नदी पर? तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? सतलज नदी पर। कोल बांध जो है वो सतलज नदी पर है। और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश में कृष्णा नदी पर एक प्रसिद्ध डैम है, बताइए उसका नाम। कृष्णा नदी पर प्रसिद्ध डैम है नागार्जुन बांध, और ये कहाँ है? तेलंगाना पर। गोदावरी का एक प्रसिद्ध डैम है पोचमपाद, है ना, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नर्मदा नदी पर सबसे प्रसिद्ध डैम है तो बहुत सारे, सबसे प्रसिद्ध डैम है सरदार सरोवर बांध, और ये कहाँ है? सरदार सरोवर डैम, वो है गुजरात में, इसको भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार पर स्थित है? मतलब जो आयरन और स्टील उद्योग है, आपने सुना, अभी हमने पढ़ाया था, जो स्टील और आयरन की जो भी इस्पात संयंत्र लगाए गए थे, ये मुख्यतः आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसी क्षेत्र में लगते हैं। उस क्षेत्र में कौन सा पठार है, मतलब कौन सा, ये इन पठारों में से बताना है। दक्कन का पठार, मालाबार का पठार, तेलंगाना का पठार या छोटा नागपुर का पठार? तो जितने भी आयरन और स्टील उद्योग हैं बेटा, ये छोटा नागपुर के पठार में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे खनिज बहुत मात्रा में मिलता है, लोहा, कोयला, मतलब जो भी खनिज संसाधन है सबसे ज़्यादा
ये छोटा नागपुर पठार में है। इसी वजह से छोटा नागपुर पठार में आयरन और स्टील उद्योग स्थापित किए गए हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। हैं आगे चलते हैं। भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में है? बताइए कौन सी झील है जो आसाम में है? हमीरसर झील, कोलेरू झील, सला झील या चपनाला झील। बताइए इनमें से कौन सी असम में है? तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, चपनाला झील, ये असम में है ना। चपनाला झील असम में है। बाकी बात करें अगर हम हमीरसर झील की, हमीरसर झील ये भुज में है। भुज कहाँ है? गुजरात में, गुजरात है ना, ये ध्यान रखना, भुज में है, कई बार पूछी जाती है। कोलेरू झील ये कहाँ है? ये है बेटा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है ये। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है बेटा? तो इसका सही जवाब क्या है? लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। जेनीवा में बताइए, जेनीवा में दो मुख्यालय खास तौर से दो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना जेनीवा में, और एक कौन सा है? विश्व श्रम संगठन है ना, श्रम संगठन और स्वास्थ्य संगठन, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? जेनीवा में। पेरिस में किसका मुख्यालय बताइए? पेरिस में बहुत प्रसिद्ध है, बताइए। इसमें है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बेटा? पेरिस में। रोम में बताइए, रोम में कौन सा मुख्यालय है? रोम में बहुत पूछा जाता है, रोम में कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है बेटा? रोम में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है बेटा? मतलब इनमें से एक है ऐसा जो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है, बाकी तीन नीति निर्देशक तत्व हैं। बताइए कौन सा? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो नीति निर्देशक तत्व है। सामाजिक आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करना, ये भी नीति निर्देशक तत्व है राज्य का। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को अभिवृद्धि करना, ये भी है नीति निर्देशक तत्व है ना। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, नहीं बेटा ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ऐसा नीति निर्देशक तत्व में वर्णन नहीं है कि किसी भी धार्मिक राज्य की स्थापना करेगा कोई, ठीक है। तो ये हमारा नहीं है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? मतलब तीन है फिर से और एक नहीं है संवैधानिक उपबंध। किसी राज्य या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, हाँ बेटा ये संविधान में इसका उपबंध है। संसद किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाना, ये भी सही बात है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करना, हाँ संसद ये भी कर सकती है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकेगा, मतलब एक अगर राज्य है जैसे मान के चलो अपना यूपी है तो वो किसी भी संघ क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेश को शामिल कर सकेगा, ये नहीं है बेटा, ये ऐसा कोई उपबंध नहीं है। राज्य ऐसा नहीं कर सकता, केंद्र कर सकता है, राज्य नहीं कर सकता। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। कह रहे संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, मतलब संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व बेटा कहाँ प्राप्त है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संघीय क्षेत्र मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, बताओ उनको कहाँ पे यहाँ प्रतिनिधित्व है? लोकसभा में है या राज्यसभा में? तो बेटा लोकसभा में। इसका सही जवाब क्या है? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा की 550 सीटें, कितनी है सीटें? 550 सीटों में से 530 कितनी? 530 सीट हैं राज्य के लिए, राज्यों के लिए। बाकी 20 सीटें किसके लिए हैं? 20 सीटें हैं बेटा यूटी यानी कि केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए या संघीय क्षेत्रों के लिए। कितनी सीटें हैं बेटा? 20 सीटें, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना है? बताइए कौन? केवलार, लेक्सॉन या ग्रेफेन या स्पाइडर सिल्क, बताइए कौन सा है जो केवल कार्बन से बना है बेटा?
केवल कार्बन से कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ग्रेफेन। ग्रेफेन केवल कार्बन से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन की दो आयामी संरचना है। क्या है? ये कार्बन की दो आयामी संरचना है ग्रेफेन, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में हम पूछ रहे हैं आपसे, भारत में कौन है सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति? बताइए, उत्तर प्रदेश में कौन है? थारू है, गोंड है, खैरवार है या चेरो है? तो इसका सही जवाब है बेटा थारू। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू। और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील। इसका भी ध्यान रखना, ठीक है। भारत में भील, उत्तर प्रदेश में थारू, ठीक है। ये था हमारा आज का सेशन। हम लोगों ने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करने की कोशिश की। बाकी प्रश्न बहुत अच्छे थे, ठीक से उनको नोट करते चलिएगा, और जो कि परीक्षा में आपके पूछे जाने हैं ये तय है, ठीक है बेटा। और फिर हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में बेटा। तब तक के लिए जय हिंद।